हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे यूपी प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर के, जिसमें कि पहले भी काफी प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। As per the format of balance sheet prescribed as per Schedule 3 of Companies Act 2013, capital work in progress is shown under the head of। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार पूंजीगत प्रगति को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। यानी कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एक वर्क इन प्रोग्रेस तो आपने सुना ही होगा, जो काम जिस पर चल रहा होता है, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल के बारे में नहीं कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कैपिटल, पूंजीगत कार्य है, तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे। इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लोन एंड एडवांस। तो जब आपका कैपिटल साफ साफ कह रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कहाँ जाएगा, वो जाता है फिक्स्ड एसेट में। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी, यानी कि अचल संपत्ति या फिर स्थायी संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है किस लेखांकन समीकरण पर आधारित होती है। एसेट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर एसेट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो किस उसके पर ये बेस्ड होती है या किस पर ये आधारित होती है, तो आपको मैंने बताया ही था जो अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज प्लस इज इक्वल टू कैपिटल होगा, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पर कौन सा इसमें से इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट हो जाएगा कि एसेट इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का साइन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का, ये प्लस था, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट ही करेक्ट हो जाएगा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस पे ये जो आपकी बैलेंस शीट होती है इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिपेंड करती है। एक साइड लायबिलिटीज होती है जिसमें कि कैपिटल और लायबिलिटीज दिखाई जाती है, और एक तरफ एसेट्स होती है जिसमें अलग अलग टाइप की एसेट्स रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, करेंट रहती हैं, फिक्टिशियस रहती हैं, की एसेट्स को दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। घटती शेष विधि के तहत मूल्यह्रास की गणना की जाती है। स्क्रैप मूल्य पर, मूल्य जो उसकी लागत मूल्य ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर, बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य के बही मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। जो डिमिनिशिंग मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी कि एक साल का डिप्रिसिएशन आपने निकाला, कितना डिप्रिसिएशन आया, जैसे कि सपोज कर लीजिए 5 लाख की एसेट है, उसको 50,000 का डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का निकलता है, तो 50,000 उसमें से लेस कर दिए जाते हैं। अगले साल जो डिप्रिसिएशन निकाला जाता है वो 4,50,000 पे निकाला जाता है। ये मेथड जो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो उसपे हम कौन सी मूल्य, कौन सी वैल्यू को लेते हैं, तो वहां पर कौन सी वैल्यू ली जाती है, तो ली जाती है बुक वैल्यू, पुस्तकीय मूल्य। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल अकाउंट सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इनिशिएटिव ओज इट्स ओरिजिन टू विच कंट्री। डबल अकाउंट सिस्टम यानी कि दोहरा खाता प्रणाली जो है उसमें सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग प्रणाली, इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है। यानी कि जो डबल अकाउंट सिस्टम है उसकी उत्पत्ति किस देश से, किस कंट्री से हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। तो उसकी उत्पत्ति जो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, इसका ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड से। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल से इजी से हैं, लेकिन वहां पर गलती भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया गया था। द बैंक, गवर्नमेंट, बैंक अकाउंट होल्डर, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो BRS होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, कौन प्रिपेयर करता है आपको पता ही है, ना तो बैंक करता है, ना गवर्नमेंट करती है, ना ही यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि कौन करता है, बैंक अकाउंट होल्डर करता है। जिसका भी बैंक में खाता है, बैंक खाता धारक है, वो खुद ही इस अकाउंट को प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है, ये देखने के लिए कि जो उसने कैश बुक रखी है उसमें जो बैंक का कॉलम बनाया है और जो पासबुक है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके रीजन को जानने के लिए और डिफरेंस को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a concept that a business enterprises will not be sold or liquidated in the near future is known as। एक अवधारणा
कि एक व्यावसायिक उद्यम बेचा नहीं जाएगा, निकट भविष्य में परिसमाप्त या परिसमाप्त होने वाली इकाई को इस रूप में जाना जाता है। मॉनेटरी यूनिट को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, गोइंग कंसर्न, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर सिंपल सा अगर समझे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके चला जा रहा है कि बिजनेस जो है वो अनंत काल तक, एक लंबे समय तक चलता रहेगा, उसकी जो एसेट्स उसको ना तो बेचा जाएगा ना ही बिजनेस समाप्त होगा, तो वो धारणा या वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है। तो लेखांकन के सिद्धांत मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल था गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का यानी कि चालू, यानी कि अनंत टाइम तक, अनंत समय तक बिजनेस हमारा चलता रहेगा। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैसे तो काफी उद्देश्य, कई एक उद्देश्य होते हैं, प्राथमिक गौड़ होते हैं दो तरह के मेनली। तो यहाँ पर मेन पूछा है, सेकेंडरी नहीं, मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट पूछा है। डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना। टू फाइंड वैलिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरणों की विश्वसनीयता का पता लगाना। टू फाइंड आउट फ्रॉड, नन ऑफ द अबव। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है ऑडिटिंग का? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है ऑडिटिंग का वो हो जाता है टू फाइंड वैलिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये जो वित्तीय स्थिति है, यानी कि जो वित्तीय विवरण रखे गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, वो कितने रियल हैं, कितने ट्रू हैं, उसमें दिखाई जा रही स्थिति कितनी सही है, इसका पता लगाना होता है। अब उसी के पता लगाने में ही ये चीजें देखी जाती हैं कि क्या फ्रॉड तो नहीं किया गया है, कोई एरर तो नहीं किया गया, वो सब उसी के अंदर ही आ जाता है और सब सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहला ये प्राइमरी होता है या फिर मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पता लगाना कि वैलिबिलिटी कितनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं उनकी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द वर्ड ऑडिट इज राइट फ्रॉम द डैश वर्ड अडायर। ऑडिट शब्द डैश शब्द ऑडिट से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो ऑडिट शब्द है, अंकेक्षर है, लिया किससे गया? अडायर शब्द से लिया गया है। लेकिन ये जो अडायर शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लैटिन का है, ग्रीक का है, फ्रेंच का है। तो बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है ये। किसका है? ये लैटिन भाषा का शब्द है अडायर, इससे लिया गया है ऑडिट शब्द। और इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है सुनना, लिसनिंग। कि पहले के टाइम में जो कि खातों की जांच की जाती थी, तो जो अंकेक्षक होता था वो सुन करके, मतलब सामने वाला बोलता था कि क्या क्या जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं, तो वो सुनता था और ये देखता था कि सही है या नहीं। क्योंकि पहले के टाइम में बिजनेस इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था, प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पे नहीं होता था, इतनी बड़ी इकाइयां नहीं होती थी बिजनेस की, तो वहां पर बहुत ईजी हो जाता था ये करना। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, काफी बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, जो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं करोड़ों में, अरबों में बन रहे हैं। अकाउंट हम ऑडिटिंग के कॉमर्स वालों के विषय में तो ये बात बहुत कही जाती है कि पास में तो नहीं होते पैसे इतने, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है, लेकिन जो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं या जो अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं हमेशा लाखों करोड़ों के ही बनाते। तो क्या होता है कि छोटी, अगर यूनिट में आपसे कहा जाए छोटा अमाउंट होता है तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बड़े अमाउंट में ही हम लोग को इंट्रीज करना या फिर उसके कैलकुलेशन करने की एक आदत हो जाती है। तो आज के टाइम में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तो वहाँ पर लिस्टिंग से सिर्फ काम नहीं चल सकता, पूरी एक प्रॉपर जांच होती है, पूरी प्रॉपर जो है वॉचिंग होती है, उसकी जो है चेकिंग होती है, उसके बाद जो है ऑडिटिंग का काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन है कि लैटिन भाषा से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप ऑफ वाउचर्स। निम्नलिखित में से कौन वाउचर के प्रकार के उदाहरण है? जैसे अभी मैंने बोला कि वाउचिंग होती है, तो वाउचिंग किस बेसिस पे होती है? प्रमाणकों के बेसिस पे होता है, वाउचर्स के बेसिस पे होता है। जैसे कि रसीदें मिलती हैं, जैसे कि आपने अपने कॉलेज में फीस सबमिट करी होगी, या फिर जो अभी आपने फॉर्म ये सबमिट किया है तो उसकी भी एक रिसिप्ट मिलती है, ई चालान उसका निकलता है, जिसमें कि आपको ये होता है कि हाँ आपने फीस सबमिट करी है। तो वही आपके प्रमाणक कितना है, तो मतलब वाउचिंग कितना हो जाता है, उसके लिए उसके जरिए अगर आपने कोई एंट्री करी है तो आप उससे मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि वाउचर्स के प्रकार इसमें से कौन से हैं? परचेज रिक्विजिशन स्लिप, या फिर परचेज इनवाइस, गेटकीपर्स नोट, या फिर बैंक पेइंग स्लिप। तो कोई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या फिर ये सभी हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये चारों ही क्या हैं? वाउचर्स में आएंगे, चारों ही प्रमाणन के प्रकार हैं। परचेज रिक्विजिशन स्लिप भी है, परचेज इनवाइस भी है, गेटकीपर्स नोट भी है, और साथ में बैंक पेमेंट स्लिप भी है। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट भी होता है, सेल्स इनवाइस होता है, कैश मेमो होता है, मिनट बुक होती है, ये सब भी किसमें शामिल किए जाते हैं?
ये भी आपके शामिल किए जाते हैं टाइप्स ऑफ वॉचर्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश फ्रेमवर्क इज वेयर द ऑडिटर गिव्स अ ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट। डैश ढांचा वह है जहां लेखा परीक्षक सत्य और निष्पक्ष रिपोर्ट देता है। स्टेटरी, रेगुलेटरी, फेयर रिप्रेजेंटेशन या फिर कंप्लायंस। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर जो ऑडिटर होता है एक ट्रू और फेयर रिपोर्ट देता है। तो रिपोर्ट्स कितने टाइप की होती है मैंने आप लोग को बताया हुआ है इसके बारे में। तो कब देगा, तब वो देता है जब फेयर प्रेजेंटेशन होती है, जो अकाउंट्स रखे गए उनकी निष्पक्ष प्रस्तुति होती है, जिसमें किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं मिलता, कोई भी एरर नहीं मिलता, उसकी जानकारी में जो अकाउंट्स रखे गए, खाते बनाए गए वो पूरी तरह सही निकलते हैं, तब वो फेयर और ट्रू और फेयर रिपोर्ट अपनी देता है। अगर किसी तरह की उससे कोई भी गलती मिलती है, कुछ भी उसे सही नहीं लग रहा होता, तो अपनी रिपोर्ट में उसे वो मेंशन कर देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि अगर रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है, या इस तरह से कह सकते हैं कि अगर जो खाते रखे गए हैं उसमें कोई भी गड़बड़ी मिल रही है या उसको सही नहीं लग रहा कहीं पर कुछ, तो अगर वो अपनी रिपोर्ट में उस चीज को मेंशन करता है तो उस तरह की रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है या क्या कहलाती है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, कौन सी रिपोर्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द। परीक्षा जांच निर्णय को कम करती है। लेखा परीक्षक के कार्य को, लेखा परीक्षक के दायित्व को, ए और बी दोनों, उसमें से कोई नहीं। यानी कि जब टेस्ट चेकिंग की जाती है, जो भी अकाउंट्स रखे गए हैं, जो भी खाते रखे गए, उसमें से कुछ खातों को चुनना और उसके बाद उनकी जांच कर लेना, या फिर ये अंदाजा लगाना कि अगर ये जो हमने चुने हैं वो सही निकले हैं तो बाकी के अकाउंट भी सही होंगे। तो इस तरह की जांच जो होती है वो किस चीज की कमी करती है, वर्क ऑफ एन ऑडिटर में या फिर लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर में। तो यहाँ पर लायबिलिटी किसी हाल में कम नहीं होगी, उसका दायित्व उतना ही रहेगा, कार्य कम हो जाएगा लेकिन उसकी लायबिलिटी कम नहीं होती। लायबिलिटी उसकी बाकी के कॉज के लिए भी उतनी ही रहेगी अगर उसने चाहे भले ही उन्हें चेक ना किया हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लेखा परीक्षा के कार्य में उसका दायित्व सभी के लिए उतना ही रहेगा। तो एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स टू। किसी सरकारी कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है। कंपनी के निदेशक मंडल को, विधानमंडल को, सी और एजी को, या फिर कंपनी सचिव को। ये सी और एजी क्या है, ये टैग है आपका। तो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, एक स्टेटरी कंपनी, जो स्टेटरी ऑडिटर होता है किसी गवर्नमेंट कंपनी को, कोई सरकारी कंपनी है, उसका जो वैधानिक लेखा परीक्षक है वो किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, तो वो रिपोर्ट अपनी जो सबमिट करता है वो हो जाएगा टैग। टैग कौन हो जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो टैग कहलाता है, और उसको ही अपनी रिपोर्ट ये सबमिट करता है। ना आपका बीओडी के पास जाएगा, ना ही लेजिस्लेचर को, ना ही कंपनी सेक्रेटरी को, वो देगा किसको, टैग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। महालेखा नैतिक परीक्षक क्या होता है, टैग क्या होता है, मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी मैंने कराए थे। आई होप आप लोग को याद होगा, क्लासेस की वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियोस को जरूर देख लीजिए, रिवाइज करिए अगर भूल गए हैं, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द। आर्थिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्न द्वारा की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी के शेयर धारक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटिंग संस्थान, कंपनी सचिव। जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो अपॉइंट कर लिया जाता है, कंपनी में ही वो रहता है एज एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है, ऑडिट का काम भी करता रहता है, तो वो इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कंपनी के संचालक मंडल है, निदेशक मंडल है, वो अपॉइंट करता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑडिटर पूछे कि जो ऑडिटर होता है उसको नियुक्ति कौन करता है, तो जो सिर्फ ऑडिटर होता है उसको नियुक्त करते हैं शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उस जनरल मीटिंग में वो शेयर होल्डर्स उसको नियुक्त करते हैं। ध्यान में रखिएगा कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, प्रथम जो अंकेक्षक होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा सारी चीजों को। इंटरनल ऑडिटर की कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिटर की कौन करता है, शेयर होल्डर्स। जो प्रथम अंकेक्षक होता है उस प्रथम अंकेक्षक की, यानी कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, कोई कंपनी बनी है, अब वो काम अपना शुरू किया है उसने करना, तो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सब लोग कि फर्स्ट ऑडिटर कौन नियुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
What is the maximum limit of companies for an individual auditor to audit under section 141(3) subsection G of Companies Act 2013? कंपनी अधिनियम की धारा दे रखी है 141(3) और उसकी उपधारा जी के तहत एक व्यक्तिगत लेखा परीक्षक के लिए कंपनियों की अधिकतम सीमा क्या, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कि एक व्यक्ति एक ऑडिटर जो है अधिकतम कितनी कंपनियों का ऑडिटर हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कितनी कंपनियों का वो ऑडिटर हो सकता है, तो वो 20 कंपनीज का ऑडिटर रह सकता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर है कि अधिकतम वो मोर देन 20 कंपनीज जो होता है उससे ज्यादा उतना ही ऑडिट कर सकता है, उतनी कंपनियों के एक साथ ऑडिटर रह सकते, इससे ज्यादा का नहीं। तो जो लोग ऑडिटर होते हैं उनका फायदा बहुत है, तो ऑडिटिंग की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और मेहनत करिए अच्छे से। चलिए, तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट, या फिर द ऑडिटर एंड हिज ऑडिट असिस्टेंट। तो ऑडिट प्रोग्राम है, यानी ऑडिटिंग किस तरह से करनी है, क्या तरीका रहेगा, कौन कौन सी चीजें उसमें रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीजों के लिए एक प्रोग्राम, एक नियोजन होता है, प्लानिंग की जा रही है, उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो कौन प्रिपेयर करेगा, तो ऑडिट का काम है, ऑब्वियसली की बात है, ऑब्वियस सी बात है कि कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। लेकिन ऑडिटर के साथ और कौन मिलकर करता है, तो यहाँ पर मेनली जो ऑडिटर होता है और उसके जो ऑडिट असिस्टेंट होते हैं उनके द्वारा मिल करके ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फुली टैक्सेबल, वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय के संबंध में लिखित में से कौन सा पूर्ण रूप से कर योग्य नहीं है, कमीशन, बोनस, बच्चों की शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सैलरी हेड होता है उस सैलरी हेड में इसमें से जो आपके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे इनकम जो होगी वो टैक्सेबल नहीं होती है, फुली टैक्सेबल नहीं है, इज नॉट फुली टैक्सेबल, यानी कि पार्टली हो सकती है, फुली टैक्सेबल नहीं है। कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कमीशन फुली टैक्सेबल होती है, बोनस भी फुली टैक्सेबल है और डियरनेस अलाउंस भी, महंगाई भत्ता भी। लेकिन जो चिल्ड्रन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस होता है, बच्चों का शिक्षा भत्ता होता है, तो यहाँ पर जो बच्चों का शिक्षा भत्ता है वो मैक्सिमम 100 रहता है, 100 पर चाइल्ड। यहाँ पर एक बच्चे के लिए 100 रहता है पर मंथ के अकॉर्डिंग, और अधिकतम मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, अधिकतम 2 बच्चों तक, यानी कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही ये शिक्षा भत्ता जो होगा आपको, एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो फुली टैक्सेबल ना होकर 100 रुपए पर बच्चे के अकॉर्डिंग जो होता है वो उसकी छूट दी जाती है पर मंथ की। तो इसके एक्सेस अगर 3 बच्चे तो तीसरा थर्ड चाइल्ड होता है उसकी पूरा टैक्सेबल होगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन पर एलिजिबल क्वालिफाई फॉर एजुकेशन अंडर सेक्शन 80C इज, भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षिक संस्थान में पूर्णकालिक शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान धारा 80C के अंतर्गत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए है, अधिकतम 1 बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे या फिर 3 बच्चे। तो अभी इसको मैंने क्लियर कर ही दिया, कितना होते हैं, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक रहता है। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा सा है, आंसर कितना छोटा सा है, लेकिन क्या है वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर में आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या इतना लंबा थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, आंसर बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट बिकम इफेक्टिव इन होल ऑफ इंडिया, किस तिथि से आयकर अधिनियम पूरे भारत में प्रभावी हो गया था, 31 मार्च 1962, 1 अप्रैल 1961, 31 मार्च 1961, 1 अप्रैल 1962। बहुत ही सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1961 वाला तो पॉइंट बाहर ही हो जाएंगे, 62 वाला जो है 1962 ये आपका रहेगा। इसमें से कौन सा करेक्ट है, कब से लागू हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1962 से बन के तैयार हुआ था 1961 में, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था, 1962 से प्रभावी हुआ था। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेथनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यह राष्ट्रीय विकास और आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छा है। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन, मोनोपोली, यानी ये कर से बचाओ, कर नियोजन, कर चोरी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि इनमें से 3 पॉइंट आपके जो है तो सिर्फ कोई एक पॉइंट है वो राष्ट्रीय विकास के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर कौन सी चीज अच्छी हो सकती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, कर से बचाओ, यानी कि कर को आप बचा रहे हैं, यानी कि कहाँ का कर रहे हैं,
जो नैतिक रूप से मोरली अगर देखा जाए तो सही नहीं है, गलत है। लेकिन यहाँ पर वो आप किसी भी कानून को तोड़ नहीं रहे हैं या किसी कानून के अंतर्गत फंस नहीं रहे। तो इसमें एक सिंपल सी लाइन बोले कि हर लॉ में कुछ कहीं ना कहीं तो कोई कमजोरी या वीक पॉइंट होता है, उस वीक पॉइंट को पकड़ करके फायदा उठाना कि जो टैक्स से आप चोरी कर पा रहे हैं, या टैक्स को चोरी नहीं बोलेंगे, टैक्स को आप बचा पा रहे हैं वहां पर से, लेकिन ये मोरली सही नहीं माना जाएगा। टैक्स सीजन में होता है कर चोरी, या तो सीधी सीधी आप कर चोरी कर रहे हैं तो वो तो सीधे सीधे इलीगल है, पूरी तरह से आप पर जो है जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है। टैक्स प्लानिंग है, कर नियोजन, ये आपका पूरी तरह से अच्छा माना जाता है, राष्ट्रीय हित में माना जाता है कि अगर आप टैक्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स मैनेजमेंट में आप जो है कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर वो बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक तरह से पूंजी निर्माण का कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए उसे अच्छा माना जाता है, देश हित में माना जाता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी ये दोनों ही क्या है, गलत है। अवॉइडेंस में ये रहेगा कि वो वैसे तो अर्थदंड नहीं लगता कोई, लेकिन मोरली गलत है, नैतिक रूप से सही नहीं माना जाता। कर चोरी में तो सीधे सीधे है, कर चोरी कर रहे हैं तो आपको आर्थिक दंड भी, अर्थदंड भी लग सकता है और जो है सजा भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। और टैक्स प्लानिंग जो है वो सही मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। नाबालिग बच्चे क्या है, किसकी आय में शामिल है, फादर की, मदर की, हुज इनकम इज हायर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो नाबालिग बच्चा यानी कि जिसकी एज जो है वो 18 बिलो है, 18 के नीचे है, जो 18 वर्ष का नहीं हुआ है, और अगर उसकी इनकम है, जैसे कि जो चाइल्ड एक्टर होते हैं तो उनकी इनकम होती है, तो वो इनकम जो होगी वो किसमें ऐड की जाती है, फादर की उसमें आय में, मदर में, या फिर इन दोनों में से जिसकी आय ज्यादा होती है, या फिर इनमें से किसी में नहीं, तो किसमें उसको ऐड किया जाता है, जिसकी भी इनकम अधिक होती है, हुज इनकम इज हायर। दोनों में से फादर मदर में से जिसकी भी इनकम अधिक होती है उसकी इनकम में उसको जोड़ करके उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो कई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अच्छे क्वेश्चन थे, आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो रेगुलर मिलती है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।